नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक है, बहुत ही अपने आप में पेचीदा लगता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब मैं बीटेक में था तो मुझे जब सुनता था यार ये पढ़ना है, तो इसके नाम से लगता था यार पता नहीं क्या होगा, नहीं पढ़, मन नहीं करता एक्चुअली अंदर से पढ़ने का। जैसे अभी ऐसे कोई हो, वरुण बजाज वेव इक्वेशन, मंजीत यादव वेव इक्वेशन, ठीक है, लगेगा यार भारतीय किसी आदमी ने बनाई, बहुत आसान होगी। लेकिन इस टाइप के उठपटांग नाम सुन के ना हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपको पेपर में क्या आएगा एग्जैक्टली वो पता होना चाहिए। पूरी वेव इक्वेशन का डेरिवेशन भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, तो इसने दो इक्वेशंस दी थी श्रोडिंगर साहब ने, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन एंड योर सेकंड विल बी टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन में क्या था, एक फंक्शन इन्होंने माना साई एक्स टी, जिसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना। साई जो होता है ये, इसको लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी, इस तरह का कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, उसको डिराइव किया। लेकिन आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं जो वेव इक्वेशन पहली है, दैट विल बी आपका डेल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मैं अभी मिटा देता हूं, आपको मैं बता दूंगा कैसे लिखना है ये। सो आपकी इक्वेशन जो है मेन आपको जो रटनी है वो है आपकी डेल स्क्वायर डेल टू साई प्लस टू एम नोड एच डैश स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। ये आपकी होगी टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर द श्रोडिंगर। ठीक है, आपको ये रखनी है ये इक्वेशन। ठीक है, अब मान लो इसको थोड़ा पूछ ले कि इसको वन डायमेंशनल में बताओ कैसे होगी, तो डेल को हम क्या लिखते हैं, इज टू डेल बाय डेल एक्स लिख सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो डेल टू साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स टू वन डायमेंशनल में लिख रहा हूँ ना, 1D, तो ये हो जाएगा प्लस 2m नोट डिवाइडेड बाय एच डैश स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। ओनली एक डायमेंशन, मतलब एक्स को ही कंसिडर करना है हमें ना। और एच डैश जो होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं हम, एच डैश लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इक्वेशन हमारी आ गई है। तो पेपर में बेसिकली 90% चांस है ये इक्वेशन पूछने के, ये वाली इक्वेशन पूछने के। बाकी वो घुमा के पूछ सकते हैं कि बताओ 1D के लिए लिखो या फिर आप 3D के लिए लिखो। तो 3D के लिए क्या हो जाएगी, इसकी जो वेव इक्वेशन होगी 3D के लिए, वो मैं लिख देता हूं आपको। 3D के लिए देखो वेव इक्वेशन हो जाएगी डेल टू डिवाइडेड बाय डेल एक्स टू साई प्लस डेल टू साई डिवाइडेड बाय डेल वाई टू प्लस डेल टू साई डिवाइडेड बाय डेल जेड टू प्लस 2m नोड एच डैश स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। कैसे लिखी मैंने, यहीं से देख के लिखी पूरी, है ना। 3D मतलब ये कौन सी है, 3D वाली है, जिसके अंदर सभी कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, एक्स भी लिखना है, वाई भी, जेड भी लिखना है, और ये तो जोड़ना ही है उसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो आपका ई होता है, ई क्या है, आपकी एनर्जी है, आपका वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। एम नोड क्या है, आपका रिलेटिविस्टिक मास या फिर आपका जो रेस्ट मास है वो है। एच क्या है, एच डैश है एच बाय 2 पाई। ठीक है, ये पता हो गया। आगे बढ़ते हैं टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है, तो आयोटा, ये आयोटा है, इंटू एच डैश डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच स्क्वायर 2m नोट डेल टू साई बाय डेल एक्स टू प्लस वी इंटू साई। ये भी क्या करना है, आपको रटना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको मगअप करना बोलते हैं, तो आप मगअप कर लीजिए। पेपर में यदि दिखेगा पूछ लेंगे इनमें से बताओ कौन सी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, आपको ये टिक मार देना है। 4 ऑप्शन में से कोई एक होगी है, या फिर इंडिपेंडेंट पूछे तो इसको टिक मार देना है। 1D और 3D के लिए मैंने बता दिया कैसे लिखना है, बहुत ही सिंपल है, घबराना नहीं है। इस टॉपिक में आगे देखो, बेसिकली श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन हमने पढ़ ली, उसके बाद वेव इक्वेशन जो हमने पढ़ ली वो तो याद कर ली। अब उसका जो बेसिकली एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, उस पर सवाल आ सकते हैं ना, न्यूमेरिकल आ सकता है। तो बेसिकली क्या है कि पोटेंशियल वेल नाम की एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट हाइट बॉक्स। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि उसकी जो चौड़ाई है, उसकी विड्थ है, दैट विल बी ए, वो क्या होती है, फाइनाइट होती है, एंड उसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ऊपर से नीचे जो हाइट है ना। ठीक है, तो ये जो वेल है इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल रहेगा, मान लो यहाँ कहीं पे भी पार्टिकल है, एनी पार्टिकल इज देयर इनसाइड दिस वेल, उस पार्टिकल की क्या होता है कि कोई भी आर्बिटरी एनर्जी नहीं होती है। मतलब कि जैसे कि इसकी एनर्जी, जैसे मैंने बोल दिया कितनी है 5 जूल, या फिर मैंने बोल दिया एनर्जी बराबर में 5.1 जूल, या फिर एनर्जी बराबर 5.2 जूल। सो एनी काइंड ऑफ एनर्जी की जो वैल्यूज होती है वो पॉसिबल नहीं होती है।
इसके अंदर डिस्क्रीट एनर्जीज पाई जाती है, ठीक है। इसमें कैसी एनर्जी पाई जाती है, डिस्क्रीट एनर्जी पाई जाती है, आर्बिट्री वैल्यू नहीं होती है, इसमें डिस्क्रीट एनर्जी पाई जाती है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू n बराबर 1 2 3 4, मतलब एक्साइटेड स्टेट्स होती है 1 2 3 4, वही एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं इस पोटेंशियल वेल के अंदर, ठीक है। बाकी एनर्जी नहीं पाई जाती इसके अंदर, कोई भी एनर्जी रेंडमली हम ढूंढेंगे तो वो नहीं पाई जाएगी, ठीक है। ईच डिस्क्रीट एनर्जी इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, ठीक है। आप सभी ने बहुत दिन से पूछ रहे थे सर ये आइगन वैल्यू क्या बवाल है, तो आइगन वैल्यू जो है वो क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी जो होती है ना, प्रत्येक डिस्क्रीट एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू 1 फॉर द लेवल 1, आइगन वैल्यू 2 फॉर n इक्वल्स टू 2, आइगन वैल्यू 3 फॉर n इक्वल्स टू 3, दैट इज द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट 1 फॉर n इक्वल्स टू 2, द एनर्जी ऑफ E2 E3 लाइक दैट, वो क्या होती है आपकी डिस्क्रीट एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड एज आइगन वैल्यू। व्हाट इज द आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन जो हमारी वैल्यू है इसके कोरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन होता है जाई का फंक्शन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, सिंपल सी चीज है। इस पे अब देखते हैं आगे कैसे सवाल होंगे, है ना। पार्टिकल इसमें देखो कहीं भी घूम सकता है ना, ऊपर नीचे कहीं, लेकिन इस दीवार से आगे नहीं जाएगा, ये बाउंड्री है, तो मैक्स ये श्रोडिंगर इक्वेशन इसकी बाउंड्री कंडीशंस लगा के ये सब एप्लीकेशन हम करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा सवाल क्या है। द आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, उसमें आइगन फंक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड एज साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जाई एन, मतलब nth उसके हिसाब से होता है, मतलब हर लेवल के हिसाब से अलग अलग उसका फंक्शन वेरी करता है। तो जाई एन जो लिखते हैं उसको यूनिवर्सल इन द फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाई ए इंटू साइन ऑफ n पाई x बाई ए। ये आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है, ये आपको करना है, याद करना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आपने ये लिख दिया। अब आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है मैंने बताया एनर्जी होती है, उसको लिखते हैं आइगन वैल्यू के नाम पे। तो एनर्जी ऑफ nth लेवल इज En इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 8 m नॉट a स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएंगे इस पे या फिर इस पे से किसी पे भी आपके सवाल आएंगे, ठीक है। लास्ट इसमें एक चीज बचती है। अब देखो इसके अंदर n होता है 1 2 3 4 तक जाता है, a जो होती है आपकी विड्थ होती है आपके वेल की या बॉक्स की, ठीक है। तो वेल के अंदर दोबारा समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो वेल के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं, उसके हिसाब से एनर्जी पाई जाती है, E1 E2 E3 इस तरह से लेवल्स बने होते हैं, हर तरह की एनर्जी नहीं मिलती है वहां पे, तो उसके हिसाब से हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया। भाई E1 की एनर्जी कितनी होगी, E2 की कितनी होगी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपको 8 है, मास दिया होगा, आपको विड्थ दी होगी वेल की, तो आप निकाल सकते हो कि लेवल क्या रहेगा, E2 का E3 का E1 का हमें पता है, ठीक है। E1 जो हमने निकाला है n को 1 डाल के ये आ गया वैल्यू, तो आपको पता है n जो है एक सबसे कम है, उससे ज्यादा बढ़ेगा ही, है ना। तो मिनिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी, लीस्ट एनर्जी आपकी हो जाएगी E1 दैट इज h स्क्वायर बाय 8 m नॉट a स्क्वायर। आपसे पूछ सकते हैं ये भी, इसको क्या बोलते हैं मिनिमम एनर्जी को, हम एक दूसरा नाम है इसका, इसको बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। सो आपको ये पता होना चाहिए जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, आपकी जो E1 एनर्जी होती है दैट विल बी योर जीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है, सवाल करवाऊंगा तो और समझ में आएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी P ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन वेल एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू d, ठीक है। जो d होगा आपको पता है वेल के अंदर होगा, तो मतलब d क्या होगा आपका, d होगा जो लेस देन होगा आपके a से, क्योंकि वेल के अंदर होगा ग्रेटर देन होगा 0 से, 0 से a के बीच में आपकी वेल की विड्थ है, तो d कहीं ना कहीं वेल के अंदर पॉइंट है, तो मतलब वो इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है पार्टिकल की कि वो कहां पे पाया जाए एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू d, और किसी nth लेवल के लिए बताना, क्योंकि हम पहले तो जाई को किसी लेवल के लिए फिक्स करेंगे, उसके बाद फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे x की वैल्यू डालेंगे, दोनों चीज वेरिएबल है ना, x भी वेरिएबल ये भी, तो हम कोई लेवल भी फिक्स कर देंगे, भाई 4th लेवल के लिए निकालना है और d इक्वल टू इतना है, तब हम जाकर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सीधा सीधा आपको ये डालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका जो निकालना है ना इस पोजीशन के लिए, तो इक्वल टू जाई के अंदर आपको d की वैल्यू पुट कर देनी, x इक्वल टू d पुट कर देना है, ठीक है, और n पुट कर देना आपको, जो भी n रहेगा आपका वो, और आपको उसका स्क्वायर कर देना है मोड लेके, दैट विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल ड्यूरिंग दैट पॉइंट, ओके। दूसरा केस इसमें बनता है आपका इन ए इंटरवल x इक्वल टू डेल्टा x बोल सकते हैं, फिर f बोल सकते हैं x इक्वल टू फ्रॉम x1 टू x2 के बीच में वो पार्टिकल पाया जाए, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 मोड ऑफ जाई स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल आपको इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं x1 x2 के बीच में पार्टिकल का, ये आपसे पूछ सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है, लेकिन आपसे एग्जाम के अंदर इस पे न्यूमेरिकल देने के चांसेस कम है,
बहुत कम है, नहीं आएगा इस पे न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, x1 से x2 तक इंटीग्रेट करो, वो करो, ये करो, बहुत लंबा चला जाएगा। आप पे सवाल आएगा न्यूमेरिकल तो इस पे आएगा, एनर्जी निकलवाने पे आएगा, या फिर फंक्शन पे आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन का नॉर्मल कैसे लिखते हैं ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। यदि समझ में नहीं आता इस वीडियो को आप 2 बार देखें तो समझ में आएगा, क्योंकि नंबर एक एक लेना है आपको, है ना। द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ बॉक्स, इस विड्थ दे रखी है आपको ये। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल 2 एंगस्ट्रॉम इंटरवल एट द सेंटर, मतलब कि जो पार्टिकल है आपका, ये मान लीजिए ये सेंटर है, तो सेंटर से जो आपका 5 एंगस्ट्रॉम का जो ये है ना, ये इसके अंदर वो पार्टिकल पाया जाए, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये पूछा गया उसके अंदर। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट के लिए बेसिकली पूछा है सेंटर में, तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, योर प्रोबेबिलिटी विल बी मोड ऑफ जाई का स्क्वायर इंटू आपका ये पॉइंट। यदि इसका आसपास का रेंज पूछे तो ये कर देंगे, अदरवाइज हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते, एग्जैक्टली पॉइंट का पूछना है तो अभी यहाँ पे डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है। हमें पता है कि जो हमारा जाई का फंक्शन होता है वो कैसे लिखते हैं हम जाई के फंक्शन को, हम लिखते हैं उसको जाई एन इज इक्वल टू होता है इंटू एक्स, आपका होता है अंडर रूट ऑफ 2a इंटू साइन ऑफ एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, आपको पूछा है हैविंग लीस्ट एनर्जी, मतलब कि आपकी लीस्ट एनर्जी होती है n बराबर 1 के लिए लीस्ट होती है, आप इसमें n बराबर 1 डालेंगे तो जाई 1 एक्स इक्वल टू पूछा है आपका a/2, क्योंकि सेंटर मतलब कहाँ होगा, इस वेल का सेंटर होगा, ये a है, ये 0 है, तो ये हो जाएगा a/2 सेंटर। ठीक है, तो x इक्वल टू a/2 पे पूछा है आपको सेंटर पे, दैट विल बी क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2/a इंटू साइन ऑफ आपका हो जाएगा n हो जाएगा 1 पाई इंटू a/2 इंटू ए से a कट गया, पाई/2 कितना हो जाएगा 1, तो आ जाएगा आपको ये इसका अंडर रूट 2/a। ओके, ये आ गया आपका। अब जाई का स्क्वायर कर दो आप, जाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2/a, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, यदि हमें पॉइंट की निकालते तो 2/a आ जाता प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यदि सेंटर की पूछी होती ओनली तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/a। यदि पूछा है कि सेंटर के आसपास 5 एंगस्ट्रॉम जो इंटरवल है उसकी बतानी, तो इनटू दैट इंटरवल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/a इंटू आपका इंटरवल कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻10, a की वैल्यू डाल दो, कितनी दे रखी है 25 इंटू 10⁻⁻10 दे रखी। ठीक है, इसको यहाँ से आप काट दो आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5, तो 5 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से डिवाइड करेंगे ना, 2/a, तो इसका आ जाएगा 0.4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वाले की। ओके, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसे हो गया है। अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा मिटान देता हूं मैं, सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाले को कैसे करेंगे, सेकंड वाले में कुछ नहीं करना है, आपको जाई 2 निकाल देना, जाई 2 ऑफ a/2। ठीक है, सेंटर पे करना है वो भी, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2a इंटू साइन ऑफ आपका n2 पुट कर देना, पाई इंटू a/2 डिवाइडेड बाय आपका a हो जाएगा, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन पाई की वैल्यू कितनी आ गई 0, मतलब आपका ये 0 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी 0, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो फॉर्मूले दिए हैं वो अप्लाई करना है, आपका आंसर आएगा। फाइंड द लीस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है आपको। ठीक है, आपको a इज इक्वल टू दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपसे पूछा है कि बताओ उसकी लीस्ट एनर्जी, लीस्ट एनर्जी मीन्स n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, लीस्ट एनर्जी का मतलब n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछिए क्या एनर्जी का मुझे फॉर्मूला पता है, E n इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर इंटू आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका होता है 8m इंटू a स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है n 1 हो गया है आपका, इंटू h पता है आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है, उसकी वैल्यू डाल देना, मैं अभी सोल्व नहीं कर रहा हूँ, h स्क्वायर ही रख रहा हूँ, और आपको 8 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देना, a की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, इसका स्क्वायर है, इसको आप सोल्व करके निकालना। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 5.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी और एनर्जी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी E1 आ जाएगी। E1 आपकी मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं ना, 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं 0 पॉइंट एनर्जी बताओ इलेक्ट्रॉन की हैविंग द पोटेंशियल वेल की जो विड्थ है 1 एंगस्ट्रॉम, तो आप निकाल सकते हो उसको आराम से। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, आराम से समझ के करना है, डरना नहीं है, लास्ट टाइम चल रहा है, जितना रिवाइज करोगे जितना पढ़ोगे, ज्यादा घबराओ मत, किसी की बातों मत आओ,
नंबर जितने ज्यादा बटोर सको उस पर टारगेट करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप